तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 7 फरवरी को होने वाली परीक्षा में आपको पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी कि वैसे प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है जो बार बार परीक्षा में दोहराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ, और ये रहा आपका पहला प्रश्न कि जल संसाधन क्या है। ठीक ना, आखिर हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ते हैं कि भैया संसाधन बहुत से प्रकार के होते हैं, नवीकरण, अनवीकरण, इस प्रकार के बहुत सारे संसाधनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग जल संसाधन के विषय में भी पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में। फिर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भैया जल संसाधन है क्या। तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि जल संसाधन क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, यह आपको परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछेगा। ठीक ना, यानी कि हम लोग 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सभी तरह के प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आपका 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। क्या लिखेंगे भैया कि जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी है। जिस प्रकार से मनुष्य के लिए हवा उपयोगी है उसी प्रकार से जल भी उपयोगी है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम चाहे वो कृषि करें या फिर पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में हर काम में जल की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि जल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अधिकांश लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। ठीक ना, जल के बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए आप लोग कई बार स्लोगन भी पढ़े होंगे कि जल ही क्या है, जीवन है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल जो है वो कभी नहीं समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जब लिखने का बारी आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं और अधिकांश लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव है और जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। बस हम लोग इतने लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा गया कि भैया सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया कि भैया पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ किए बिना ही और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया क्या रहे, चलती रहे। यानी कि पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण को हल्का सा भी कोई नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास का प्रक्रिया निरंतर क्या रहे, जारी रख सकते हैं। जैसे देखिए आप विकास करने के नाम पे अभी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप जितने ज़्यादा अधिक तेज जितना हम लोग वाहन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि कोयला का हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया कि भैया पर्यावरण के साथ हम किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और बिना छेड़छाड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं कि विकास निरंतर गति, मतलब विकास की गति में हम लोग निरंतर आगे बढ़े जा रहे हैं। यानी कि वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती ही रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन क्या रहे, बचा रह सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम लोग वन संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो वन संरक्षण है, वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी आखिर किस प्रकार से, ठीक ना, इसमें लोगों की भागीदारी क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी निम्न प्रकार से दिया गया है। क्या क्या लोगों के लिए भागीदारी है भैया, तो कई स्थानों पर लोगों ने वृक्ष काटने के विरोध अपनी आवाज़ भी उठाई और वृक्ष काटने वाले को ऐसा कार्य करने से भी रोका। यानी कि सिर्फ अब गवर्नमेंट का ही काम नहीं रह गया है कि भैया गवर्नमेंट ही जंगल बचाए या गवर्नमेंट ही पेड़ों को बचाए। अगर मान लीजिए सभी पेड़ पौधे अगर कट जाते हैं या जंगल जितनी तेज़ी से साफ़ हो रहे हैं उतने ही तेज़ी से अभी देखिए वायुमंडलीय या फिर आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, वायुमंडलीय भूताप बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान होगी कि आम व्यक्ति को नुकसान होगी। जाहिर सी बात है कि हम सभी इंसानों को नुकसान होगी और हम सभी इंसानों का ये कर्तव्य है
कि हमें उस पेड़ को बचाना चाहिए, तभी तो आने वाले पीढ़ी या फिर हम क्या रहे स्वस्थ रह सकते हैं, ताज़ा हवा का ताज़ा हवा हम लोग सांस ले सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए ऑक्सीजन की भी क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन लेना भी। इसलिए कई सारे समूह, कई सारे संगठन, कई सारे छात्र आंदोलन होते हैं जिसमें यह हुआ कि भैया वृक्ष काटना मना है, ठीक ना, आप वृक्ष को नहीं काट सकते, उसके जगह पे वृक्ष लगाना है, ठीक ना। यानी कि कई स्थानों पर लोगों ने वृक्ष काटने का विरोध भी किया, ठीक ना, और वृक्ष काटने वाले पर ऐसा करने के लिए उन्हें रोका गया। यदि कहीं पर वृक्ष काटने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। यानी कि अगर देखिए बहुत रेयर केस है भैया कि वहाँ पे वृक्ष बिना काटे काम नहीं चलेगा। जैसे अभी देखिए सड़क परिवहन के लिए या फिर सड़क बनाने के लिए कई जगह है कि जंगल को या फिर कई जगह बीच में जो पेड़ आ रहे हैं उन्हें काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो रहे हैं। तो नियम है कि भैया आप जंगल फॉरेस्ट विभाग कहता है कि भैया आप जितना पेड़ मेरा काटिएगा आप पहले उतना पेड़ हमको लगा के दीजिए, तभी हम आपको क्या करेंगे, पेड़ काटने की अनुमति देंगे, अन्यथा आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, ठीक ना। जहाँ जहाँ उचित हो सके वहाँ हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि लोग क्या हो सके, आकर्षित हो, लोग क्या हो सके उससे प्रभावित होके और पेड़ पौधे न काटने की जगह पेड़ पौधे और ज़्यादा वो लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। और लोगों को वृक्षारोपण के कार्य में अधिक से अधिक भागीदार बनाना चाहिए। यानी कि हर लोग को वृक्ष जो है पौधा देना चाहिए, गांव के लोगों को बांट देना चाहिए, ताकि गांव के लोग उस पौधे को अपने क्षेत्र में क्या कर सके, लगा सके, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने से, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को इससे भी कम किया जा सकता है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समय में संचार के साधनों की महत्ता का वर्णन करें, ठीक ना। आधुनिक समय में संचार के साधन का क्या महत्व हो गया है। तो देखिए आधुनिक समय में संचार के साधनों की महत्ता निम्नलिखित है। क्या क्या है आधुनिक समय में संचार का, आखिर संचार संसाधन का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया। देखिए हम इनके द्वारा संसार के एक नगर में बैठकर दूर दराज के नगरों में बैठे आदमियों से बातचीत कर सकते हैं। आज देखिए, आज आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जहाँ पे आप एक जगह से बैठ के दुनिया के किसी भी जगह के व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको वीडियो कॉल से आप देख सकते हैं ना। इससे क्या हो गया है कि हम जो एक दूसरे की जानकारी लेने के लिए जहां हमें उसके पास जाना पड़ता था, आज हम दूर रह के भी उसके बारे में जानकारी ले पाते हैं। यानी कि हमें इससे क्या क्या फ़ायदा हो गया है कि भैया हम इनके द्वारा संसार के एक नगर में बैठकर दूर दराज के नगरों में बैठे आदमियों से बातचीत कर सकते हैं और उसे संदेश दे सकते हैं तथा उससे संदेश ले भी सकते हैं ना। पहले देखिए शादी विवाह के लिए, मरखी के लिए भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए दूर दूर तक तुरंत हम लोग को अगर सूचना पहुंचाना रहे, कोई एक्सीडेंट कर गया तो हमें तो उसके दूर दूर तक क्या होना पड़ता था, जाना पड़ता था सूचना देने के लिए। आज हमारे पास मोबाइल है, हम तुरंत उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो आज जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पहले आप स्कूल आपको जाना पड़ता था, ट्यूशन जाना पड़ता था, आज आप घर में बैठ के ही बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। तो ये सभी किससे संभव हो सका है, तो ये सभी आधुनिक संचार साधन से संभव हो सका है ना। तो विभिन्न घटनाओं को टेलीविज़न पर घटते हुए देख सकते हैं। यानी कि दुनिया के किसी भी जगह पे, कोई भी क्षेत्र में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है, तो हम लोग टीवी के माध्यम से तुरंत उसको, न्यूज़ के माध्यम से हम लोग उसको तुरंत देख सकते हैं। यानी कि हमें इससे तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त होती है। विश्व में किसी भी स्थान पर बैठकर व्यापार किया जा सकता है। टेलीफोन के द्वारा माल की खरीद बिक्री कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। यानी कि देखिए हम लोग को अब बाज़ार जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप लोग सभी को देखते होंगे कि आप घर में बैठ कर के आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या फिर स्विगी, जोमेटो, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, सामान अपने घर मंगवा लेते हैं और घर तक सामान पहुंच जाती है। ये तो चलिए हम लोग अपने लिए देखते हैं, लेकिन देखते हैं बड़े बड़े व्यापारी भी अब मोबाइल के माध्यम क्या हुआ कि अब वो लोग को एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ फ़ोन से उससे कॉन्टैक्ट कर रहा है, उससे आप सामान
का ऑर्डर दिया, फिर पैसा का ट्रांजैक्शन वो फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, और उसे क्या कर दिया, पैसा दे दिया। अब उसका सामान भी वो घर बैठे ही सामान की खरीदारी कर पा रहा है। तो ये सब किससे संभव हो सका, तो भैया ये जो अभी जितना ज़्यादा आप संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, टेक्नोलॉजी के चलते ये सब हो पा रहा है। तो जनता को विभिन्न घटनाओं की सूचना समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से तुरंत ही क्या हो जाती है, तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत सूचना हम लोगों को मिल जाती है। लोगों द्वारा सरकार के प्रति विचारधारा बनाने में भी जनसंचार के साधन विशेष भूमिका निभाते हैं और यह उनके कार्यों, नीतियों आदि का भी पता तुरंत रह जाता है, तुरंत हो जाता है ना। और क्या है, तो भैया संचार के द्वारा ही हमें संसार के किसी भी भाग में घटित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है कि किस क्षेत्र में कब भूकंप आया, चक्रवात आया, तूफान आया, ये सभी सूचना भी हमें क्या हो जाती है, तुरंत मिल जाती है ना। तो ये सब किसके माध्यम से हो पाया है, तो ये सभी संचार साधनों के माध्यम से ही ये सभी संभव हो सका है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं, तब हम लाभ लिखेंगे, या फिर इससे क्या क्या नुकसान है, तब वो लंबा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो सिर्फ हमें बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के बारे में बताना है। तब हम क्या लिखेंगे कि नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्य का पूरा करना ही क्या कहलाता है, नदी घाटी परियोजना कहलाता है, ठीक ना। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, नदी को बीच से रोक करके, यानी कि नदी की धारा को बीच से रोक करके और जो डैम का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग, जो आप डैम देख रहे हैं, बांध जिसको कहते हैं, या डैम बांध आप जो भी समझ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना कहते हैं, या फिर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखे, आंसर में क्या लिखेंगे, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। सिर्फ पूछता कि नदी घाटी परियोजना तो भी, या डैम पूछती तो भी हम डैम, यानी कि सभी जगह सिर्फ यहाँ पे शब्द का कुछ शब्द बदल देना है, बाकी आंसर सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब बहुत सारे उद्देश्य का पूर्ति हम लोग इससे कैसे करते हैं, तो क्या क्या हम लोग इससे काम कर सकते हैं, तो भैया इससे बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, जलापूर्ति के लिए, सिंचाई प्रबंधन के लिए, और पर्यटक स्थल के लिए, यानी कि बहुत सारे काम इससे किए जाते हैं, इससे बहुत सारे फायदे लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक ना। यानी कि इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है कि भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, वर्णन करें, ठीक ना। भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, तो देखिए भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन कौन है, तो कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के मुख्य साधन है। उनका वितरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए हमें वर्णन करने बोला गया है, तो हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोयला के बारे में, फिर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, है ना। फिर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोयला, तो ये शक्ति का प्रारंभिक साधन है, यह औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक ना। अभी देखिए फैक्ट्री में कोयला क्या होता है, कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। कोयले द्वारा पानी को वाष्प में बदला जाता है, जो औद्योगिक क्रांति का आधार बना। भाप इंजन, जिसमें कोयले का प्रयोग रेलों और उद्योग में काम में लाया जाता है, यानी कि कोयला से बिजली तैयार किया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी रेलें चलती है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है ना। क्या काम होता है, तो भैया कोयला को जला करके और जल का वाष्प बनाया जाता है, और उससे इंजन को घुमाया जाता है, यानी कि टरबाइन को घुमाया जाता है विद्युत निर्माण के लिए। फिर देखिए अगला क्या लिखेंगे, खनिज तेल, तो देखिए यह अति दहनशील पदार्थ है, इसका प्रयोग अंतर्दहन इंजनों में किया जाता है, यानी कि आप जो पेट्रोल बाइक देख रहे हैं, पेट्रोल कार देख रहे हैं, डीजल गाड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंजन को इससे चलाया जाता है ना। तो खनिज तेल का परिष्कार करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं, जिससे सड़क परिवहन, जहाज़ों, वायुयानों आदि को चालक शक्ति प्राप्त की जाती है, यानी कि फ्यूल के रूप में यह
काम आता है। और तीसरा क्या लिखेंगे, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का शक्ति के साधन के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब पाइपों के सहारे गैस दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाई जा रही है और इसके अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां चल रही है। गैस खनिज तेल के साथ और अलग से भी मिलने लगी है, ठीक ना। गैस जो है वो खनिज तेल के रूप में, खनिज तेल के साथ साथ हम लोग गैस सिलेंडर का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, खाना पीना बनाने के लिए भी हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं ना। इसके बाद हम लोग इसी में लिखेंगे जल विद्युत का, ठीक ना। तो इसे पैदा करने के लिए गिरते हुए पानी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सिकिदिरी पावर प्लांट जानते हैं, सिकिदिरी में क्या होता है कि भैया सिकिदिरी में आपका विद्युत निर्माण होता है, ठीक ना। किससे, तो पानी से। तो गिरते हुए पानी की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को गतिमान किया जाता है। जहाँ हम लोग देखें कि कोयला जो है, कोयला से भाप, मतलब क्या बोलते हैं, जल को वाष्प बनाया जाता है, ठीक ना। जल को गर्म किया जाता है तो वाष्प बनता है, तो वाष्प उस टरबाइन को घुमाता है। और वही जब डैम से जब बना रहे हैं तो वो क्या करता है, पानी को ऊपर से गिराया जाता है। ऊपर से पानी गिरा तो टरबाइन को क्या करेगा, घुमाएगा, जिससे विद्युत निर्माण होगा। तो शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को गतिमान किया जाता है। अभी तक ज्ञात शक्ति के साधनों में यह सबसे सस्ता साधन है। हम देखते हैं यहाँ पे जल का कोई यहाँ पे बर्बादी नहीं होती है, यानी कि यह सबसे सस्ता है। हालांकि बनाने में इसको पहले कॉस्ट लगता है, जब आपको डैम बनाना पड़ेगा, ठीक ना, वैसे जगह में जहाँ से आप टरबाइन को अच्छे से घुमा सकते हैं, यानी कि पानी ऊपर से गिर सके, तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। परंतु एक बार बन जाए तो उसके बाद बिजली बनाना सस्ता है। वहीं अगर हम कोयला का बात करें तो कोयला का फैक्ट्री लगाना बहुत सस्ता है, परंतु वो हमारे लिए बाद में वो खर्चीला हो जाता है ना। तो देखिए साधनों में ये सबसे सस्ता है। जल विद्युत को इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि निरंतर प्रयोग के बावजूद भी इसके स्रोत समाप्त नहीं होते, क्योंकि जल संसाधन क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी कि इसका हम लोग कितनों ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, लेकिन यह समाप्त होने वाला, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर अगला हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अगला लिखेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में लिखेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए अणु पदार्थों को नियंत्रित परिस्थितियों में विखंडित करते हैं। इससे असीम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला लिखेंगे कि ऊर्जा के अन्य स्रोत। शक्ति के अनेक गैर परंपरागत स्रोत भी हैं, जिनका प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। इसमें आपका सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि शक्ति के साधनों का उल्लेखनीय स्थान है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, आपको 5 अंक आराम से मिल जाएगा। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। 3 अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि किसानों के द्वारा जमीन के किसी टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं खाद्य फसलें उगाई जाती है। जब उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और फिर किसी भूमि को साफ करते हैं और खेती का कार्य करते हैं। इसी को हम लोग स्थानांतरित खेती या फिर कर्तन दहन प्रणाली या फिर झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले एक किसान जंगल के कुछ एरिया को क्या करता था, साफ करता था, और साफ करने के बाद वहाँ खेती करता था। अब खेती करने के बाद जैसे उसका उपजाऊ शक्ति क्या हो जाता था, कम हो जाता था। देखिए आज हम लोग के पास यूरिया खाद बहुत सारे हाइब्रिड बीज हैं, तो जिसके कारण हम लोग कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले लोगों के पास उन्नत बीज नहीं थे, लोगों के पास यूरिया खाद नहीं था, तो एक ही क्षेत्र में कई सालों से लगातार उसी में अनाज उगाया करते थे। अब क्या होता था कि अब उनके पास देखिए अनाज उगाते थे तो धीरे धीरे उस ज़मीन का पोषक तत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे उस ज़मीन का पोषक तत्व कम होगा उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, भैया उस ज़मीन को छोड़ करके फिर दूसरे जगह जाते थे और दूसरे जगह के जंगल को साफ करके और वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। तो उसी को हम लोग झूम खेती कह सकते हैं या फिर कर्तन दहन प्रणाली कह सकते हैं या फिर स्थानांतरित खेती कहते हैं, ठीक ना। आपको इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे चाहे भैया स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो आप फिर से वही आंसर लिख सकते हैं। कर्तन दहन प्रणाली पूछे, झूम कृषि पूछे, तो सभी क्या है, एक ही शब्द है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आरक्षित वन क्या है, ठीक ना। आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? तो वह जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आरक्षित वन कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि वह जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। यानी कि जहाँ पर किसी भी इंसान का प्रवेश रोक लगा दिया जाता है, ठीक ना। आप वहाँ पे घुस नहीं सकते हैं या फिर वहाँ का आप लकड़ी को नहीं काट सकते हैं, वहाँ के जानवरों के साथ साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि वो आरक्षित है, वहाँ पे किसी का भी घुसना मना ही होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जल परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता क्यों है? इसके 2 कारण बताइए। यानी कि हम देखते हैं कि हम लोग जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, बहुत सारे परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 परिवहन में से तुलना करने को बोला गया है कि भैया जल परिवहन जो है वो सड़क परिवहन से सस्ता क्यों है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, जल परिवहन तथा सड़क परिवहन से सस्ता होने के क्या कारण है? क्या लिखेंगे कि जल परिवहन में टायरों आदि की इतनी घिसाई नहीं होती जितने सड़क पर चलने से होती है। यानी कि देखिए, जल परिवहन में क्या होता है कि आप नौका से चल रहे हैं, तो नौका में देखिए आप जब रोड में चल रहे हैं तो रोड में टायर घिसता है, ठीक ना। टायर घिस रहा है तो उसका कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन जब जल में जब नाव चल रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है और वो सस्ता भी होता है, ठीक ना। तो पानी पर चलने वाले वाहनों की दुर्घटना की भी कम संभावना होती है, ठीक ना। आप सड़क पे आए दिन आप रोज़ दुर्घटना देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जल संसाधन यानी कि जो पानी में चलने वाले साधन है उसमें दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सड़क पर चलने वाले वाहनों में दुर्घटना एक आम बात हो गई। तो ये हम लोग 2 इसका तर्क दिए कि भैया इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि सड़क परिवहन से सस्ता कौन है? जल परिवहन है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक ना। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर पूछा गया, तो क्या लिखेंगे कि खनिज तेल के साथ तथा बिना खनिज तेल के साथ पाए जाने वाली गैसें क्या कहलाती है? तो ये प्राकृतिक गैसें कहलाती है। इसका उपयोग मुख्यतः प्रदूषण कम करने के लिए उपयोग, परिवहन तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है? तो प्रदूषण कम करने के लिए उपयोग, परिवहन तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का समाप्य तथा परंपरागत साधन है। यानी कि ये क्या है? जो खनिज तेल जो है वो भी एक प्राकृतिक गैस ऊर्जा का समाप्य तथा परंपरागत साधन है। यानी कि ये क्या हो सकता है? कभी भी यह समाप्त हो सकता है, इसकी भंडारण क्या है? सीमित है। घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले गैस एलपीजी तथा वाहनों में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक गैस इसे कही जाती है। अब हम लोग बात करते हैं बायोगैस का, ठीक ना। ये तो हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में देखें, अब देखेंगे हम लोग बायोगैस के बारे में। क्या लिखेंगे इसमें कि बायोगैस जो है वो जैविक पदार्थों से के सड़ने गलने के बाद उत्पन्न होने वाले गैस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं, ठीक है। जैविक पदार्थों की सड़ने गलने के बाद उत्पन्न होने वाले गैस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बायोगैस कहते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू उपयोग में किया जाता है। किसका? तो बायोगैस का। कहाँ पे किया जाता है? तो मुख्य रूप से घरेलू उपयोग में इसका उपयोग लिया जाता है। यह ऊर्जा का असमाप्य संसाधन है, यानी कि कचरा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और कचरा जब तक ख़त्म नहीं होगा भैया यह हमारे लिए संसाधन का काम करेगा ही करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का असमाप्य संसाधन है, यानी कि यह कभी नहीं समाप्त होने वाला संसाधन है। बायोगैस का कोई वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक ना। बायोगैस का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। तो ये हम लोग दोनों में क्या देखें? तुलना किसका किसका? तो प्राकृतिक गैस और बायोगैस का, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। हम लोग जितनी तेज़ी से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो क्या लिखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जिसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण आदि ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, संसाधनों के अत्यधिक शोषण से, अत्यधिक दोहन से क्या क्या हो रही है। तो भैया संसाधनों के अत्यधिक शोषण या फिर दोहन से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई है, जिसे हम लोग भूमंडलीय तापन या फिर ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण ये सभी हम लोग देख रहे हैं। किसके कारण हो रहा है, तो जितना अधिक हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग मिट्टी का कटाव कर रहे हैं, मिट्टी का कटाई ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक ना, आप ईंटा बनाने के लिए कर रहे हैं, उद्योग के लिए कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या, आप उद्योग के लिए आप खनन कर रहे हैं, कोयले का खनन कर रहे हैं, बॉक्साइट का खनन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रही है ना, भूमि निम्नीकरण हो रही है, तो पर्यावरण प्रदूषण हो रही है। तो ये सभी कारण किसके कारण हो रही है, तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हो रही है। ठीक ना, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल संसाधन क्या है, इससे होने वाले कोई दो लाभ लिखिए। ठीक ना, क्या पूछा है, जल संसाधन क्या है, इससे होने वाले कोई दो लाभ लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है और जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो या फिर जिनके उपयोग कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन और पर्यावरणीय गतिविधियों में होता है। ठीक ना, इन सभी मानव उपयोग में ज़्यादातर में ताजे जल की आवश्यकता ही होती है। हम लोग क्या लिखेंगे, जल संसाधन से होने वाले क्या क्या लाभ है। तो क्या क्या लाभ है, तो जल संसाधन सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, पीने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सभी प्रकार के गंदगी के निपटाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग, यानी कि हम लोग जैसे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ठीक ना, तो ये सभी क्या है, गंदगी निपटाने के लिए भी हम लोग जल स्रोत का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। ठीक ना, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन के नाम लिखे। क्या पूछा है, भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन के नाम लिखे। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन कौन कौन से हम लोग 4 लिख देते हैं, एक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। ये सभी क्या है, भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे, आप जो रांची का जो वायुपतन है ये भी क्या है, राष्ट्रीय वायु जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे वायुपतन का मतलब जहाँ पे हवाई जहाज़ रुकते हैं। ठीक ना, और बंदरगाह का मतलब जहाँ पे पानी जहाज़ रुकता है। तो वायुपतन पूछा गया है, तो आप कोई भी 4 जगह का नाम बता दिए। ठीक ना, तो इसमें आ गया आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि परिवहन एवं संचार में अंतर लिखे। ठीक नहीं, क्या पूछा गया, परिवहन एवं संचार में अंतर लिखे। तब हम लिखेंगे कि परिवहन एवं संचार में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है इसमें, तो लिखेंगे कि परिवहन, पहले हम लोग परिवहन का बात करते हैं, फिर हम लोग किसका, संचार में भी देखेंगे। तो परिवहन में लिखेंगे कि परिवहन एक तंत्र है जिसमें यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाया और ले जाया जाता है। ठीक ना, परिवहन में क्या होता है कि भैया यात्री को या फिर किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। ठीक ना, परिवहन के साधनों में आपका आ गया सड़क, रेल, वायु मार्ग, समुद्र मार्ग, ये सभी क्या है, ये सभी किस में शामिल है, तो ये सभी परिवहन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें संचार का, तो व्यक्तियों द्वारा संदेश और सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना को भेज रहे हैं, सूचना को पहुंचा रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप कोई भी, जैसे कोई आपको जानकारी किसी से ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग संचार कहेंगे। लेकिन वही अगर मेरे पास से कोई वस्तु को किसी और के पास हम लोग किसी और को हम लोग दे रहे हैं या फिर वहाँ तक हम लोग भेज रहे हैं या वहाँ के हम लोग ले जा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, और संचार में क्या लिखेंगे कि संचार के साधनों में आपका आ गया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र आदि, ये सभी क्या है, सम्मिलित है किसके अंतर्गत, तो ये सभी संचार के अंतर्गत है और परिवहन में
ये सभी चीज़ें, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधों और प्राणियों की शुभेच्छ जातियां कौन सी है, उदाहरण सहित लिखें। तो हम क्या लिखेंगे कि पौधों और प्राणियों की शुभेच्छ जातियां वे हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है, यानी कि लगातार जिनकी जनसंख्या क्या हो रही है, घटते जा रही है, जिनकी जनसंख्या कम होते जा रही है, जो समाप्यता की और पहुंच रही है, यानी कि आने वाले समय में अगर हम उसका संरक्षण नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाए, यानी कि एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक ना। और यदि उन्हें बचाने का प्रयत्न किया गया तो प्रयत्न अगर नहीं किया गया तो वह संकटग्रस्त श्रेणी में चले जाएंगे, जैसे कि एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन, नीली भेड़, ठीक ना। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, ठीक ना, यानी कि ये दर्शन के लिए भी नहीं बचेंगे, ठीक ना। तो जो जिनकी जनसंख्या अभी सीमित है और जिनकी जनसंख्या लगातार धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम होते जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, शुभेच्छ जातियां कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। क्या पूछा है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जिन चट्टानों का धरती पर सबसे पहले निर्माण हुआ था उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। जबकि इन चट्टानों का जब किसी दबाव या फिर गर्मी के कारण रूप बदलकर चूने के पत्थर से संगमरमर में हो तो उन चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी कि देखिए जब मिट्टी के दबाव के कारण, यानी कि पृथ्वी के दबाव के कारण वो जब चट्टान बना, चट्टान धीरे धीरे चूना का पत्थर में परिवर्तित हुआ और वही चूना का पत्थर ज़्यादा दिन तक पृथ्वी के ताप और दाब को सहने के कारण वो क्या किस में परिवर्तित हो गई, तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो गई। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक ना, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारें, जोड़ों, छिद्रों आदि में खनिज मिलते हैं और छोटे जमाव को सिराएं भी कहा जाता है, जबकि बड़े जमा परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी प्राय उस समय होता है जब तरल या फिर गैस अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वह धरती की सतह पर ठंडे होकर जम जाते हैं। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा मुख्य धात्विक खनिज इस प्रकार छोटे या फिर बड़े जमा एवं परतों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सभी को हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक। चलिए कोई दिक्कत है बादल। चलो फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, ठीक ना। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, तो देखिए पारंपरिक तकनीक, जोतों का छोटा आकार, मानसून पर आधारित भारतीय कृषि और साख का अभाव, ये सभी कारणों से आज भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ेपन, यानी कि भारतीय कृषि पीछे चला गया है। तो पहले से हम लोग बात करते हैं पारंपरिक तकनीक से। देखिए भारत किसान आज भी कृषि कार्य हेतु पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से उत्पादन कम होते जा रहा है। यानी कि यहाँ के लोग आज भी घर का बीज लगाते हैं, ठीक ना, आज भी हल जोतने के लिए जानवरों का उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण से उत्पादन में समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है और लाभ कम मिलता है, ठीक ना। वही बात करते हैं जोतों का छोटा आकार, यानी कि भारत में एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ज़मीन कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण से यहाँ के लोगों को भूमि का बहुत छोटा छोटा सा टुकड़ा अपने हिस्से में मिलता है, तो जहाँ पे खेती करने में लागत ज़्यादा पड़ती है और मुनाफा कम होता है, ठीक ना। तो जिसके कारण जोतों का आकार छोटा हो जा रहा है और कृषि धीरे धीरे क्या हो रही है, पिछड़ रही है। यानी कि कृषि धीरे धीरे पीछे, मतलब कृषि का स्तर धीरे धीरे
नीचे जा रहा है। फिर देखिए यहाँ के लोग पूरी तरह से किस पर आधारित है, तो भैया मानसून पर, ठीक ना। बहुत सारे जगहों पे ना तो नहर है, ना ही वहाँ पे कुआं का सुविधा है, ना ही वहाँ पे बोरिंग का सुविधा है, तो वहाँ पे लोग खेती कैसे करेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है, यानी कि बरसात के सीज़न में ही खेती की जाती है। तो मानसून पर आधारित भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। जब वर्षा अच्छी होती है तो कृषि भी अच्छी होती है, और वर्षा अच्छी नहीं हुई तो उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुड़ा हुआ कहा जाता है, ठीक ना। इसलिए इसे मानसून के साथ जुड़ा हुआ भी कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे साख का अभाव, यानी कि साख मतलब बैंक का अभाव है। अब बैंक का अभाव है तो जिसके कारण से लोगों को जब ज़रूरत पड़े तो उस समय लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक ना। जितना लोग को जैसे आवश्यकता है उस समय उसे पैसा नहीं मिल पाता है, तो साख का अभाव। भारतीय कृषि ऋण के अभाव में पिछड़ रहा है और व्यापार बैंकों द्वारा कृषि को ऋण नहीं दिया जाता। जमींदारों के द्वारा ऋण दिया जाता है, परंतु ब्याज की दरें क्या होती है, बहुत ही ऊंची होती है। यहाँ के लोगों बैंक से आसानी से कर्जा नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें कर्जा लेने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है और साहूकार उनसे ज़्यादा पैसे लेती है। तो जिसके कारण से यहाँ के जो किसान हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत नीचे स्तर पे जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सदानीरा नदियों से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। क्या पूछा गया कि सदानीरा नदियों से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सदानीरा नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है, ठीक ना। यानी कि सालों भर यहाँ पे, यानी कि हम लोग बात किए थे मौसमी नदी और सदानीरा नदी। तो सदानीरा नदी किसे कहते हैं, तो भैया यहाँ पे सालों भर क्या होती है, पानी बहती है, यानी कि सालों भर पानी का पर्याप्त मात्रा रहता है। यह नदियाँ हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से निकलती है और इसलिए शुष्क ऋतु में भी यहाँ पे हिम पिघलकर इन नदियों में जल की मात्रा को बनाए रखता है। वहीं अगर हम लोग बात किए थे मौसमी नदियाँ का, तो मौसमी नदियाँ हम देखे थे कि सिर्फ और सिर्फ बरसात के सीजन में ही नदियों में पानी था, बाकी सीजन में पानी का अपार कमी है ना, बाकी सीजन में पानी मिल ही नहीं रहा है। तो यही है आपका कि सदानीरा नदी और मौसमी नदी में अगर अंतर भी पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न पे सिर्फ सदानीरा का बात किया गया है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सदानीरा नदियाँ कहाँ से निकल रही है, तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक ना। और यहाँ पे सालों भर पानी होता है। गर्मी के सीजन में बर्फ़ पिघल के पानी की पूर्ति करते हैं, ठीक ना। तो सदानीरा नदियों का स्रोत झील है, झरना अथवा हिमनद होता है। तो सदानीरा नदियों में गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील आदि नदियाँ ये सभी क्या हैं, इसके उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर पानी का मात्रा बना रहता है, यानी कि सालों भर यहाँ पे पानी बहती। तो अभी तक हम लोग लगभग 20 प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।